दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं है। ये पूरी दुनिया की राजनीति में आने वाला तूफान है। जिस नाटो को 7 दशकों तक दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य ताकत माना गया, जिसके दम पर पश्चिमी देश अपनी नींद चैन से सोते थे, वही नाटो आज अंदर से टूटता दिखाई दे रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसे तोड़ने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि खुद अमेरिका है। वही अमेरिका जिसने नाटो को बनाया था। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में जो दरार आई है वो अब चौड़ी होती जा रही है। और इस सब के बीच सबसे बड़ा फायदा किसे हो रहा है? तो हमारे भारत को। तो चलिए आज की इस धमाकेदार कहानी में गहराई से उतरते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि नाटो है क्या चीज। दोस्तों, 1949 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तब पश्चिमी देशों को सोवियत यूनियन यानी रूस से खतरा महसूस हो रहा था। तो अमेरिका की अगुवाई में 12 देशों ने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल था, एक पर हमला सबके ऊपर हमला। मतलब अगर किसी एक नाटो सदस्य पर कोई अटैक करे तो बाकी सभी देश उसकी मदद करेंगे। आज नाटो में 32 देश हैं और यह दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस गठबंधन में एक बड़ी समस्या हमेशा से रही है, अमेरिका का वर्चस्व। नाटो का कुल रक्षा बजट करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर का है, जिसमें से 70% यानी करीब 900 बिलियन डॉलर अकेले अमेरिका खर्च करता है। बाकी 31 देश मिलकर सिर्फ 30% खर्च करते हैं। तो जाहिर है अमेरिका हमेशा से यही सोचता रहा कि हम पैसा दे रहे हैं तो हम ही बॉस हैं। अब बात करते हैं ट्रंप की। जब ट्रंप पहली बार 2016 में राष्ट्रपति बने थे, तब भी उन्होंने नाटो को कोसना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुलेआम कहा कि ये एक तरफा सौदा है, अमेरिका पैसा लगा रहा है और यूरोप मुफ्त में सुरक्षा ले रहा है। उन्होंने यूरोपीय देशों को धमकी दी कि या तो अपने रक्षा बजट बढ़ाओ या फिर अमेरिका नाटो से बाहर निकल जाएगा। नाटो का नियम है कि हर सदस्य देश अपने जीडीपी का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करे। लेकिन 2016 में 28 में से सिर्फ 5 देश ये टारगेट पूरा कर रहे थे। बाकी सब 1 से 1.5% पर अटके हुए थे। जर्मनी जैसा अमीर देश भी सिर्फ 1.2% खर्च कर रहा था। तो ट्रंप का गुस्सा समझ में आता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ट्रंप ने अपनी बात रखी वो यूरोप को नागवार गुजरी। ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलनों में खुलेआम यूरोपीय नेताओं को भला बुरा कहा, उनका मजाक उड़ाया। खासकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ तो ट्रंप का व्यवहार देखने लायक था। एक बार तो ट्रंप ने मैक्रोन की नकल करते हुए उनकी फ्रेंच एक्सेंट का मजाक बनाया। ये सब सार्वजनिक मंचों पर हुआ, कैमरों के सामने। सोचिए दोस्तों, जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश आपके नेताओं को इस तरह अपमानित करे तो आपको कैसा लगेगा? अब 2024 में ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं और इस बार उनका रवैया पहले से भी ज्यादा आक्रामक है। उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही। जब डेनमार्क ने मना किया तो ट्रंप ने कहा कि हम वो जमीन किसी भी तरीके से लेंगे, खरीद कर या फिर किसी और तरीके से। अब ये सुनकर पूरा यूरोप सन्न रह गया। डेनमार्क तो नाटो का ही सदस्य है। अगर अमेरिका अपने ही सहयोगी देश की जमीन पर नजर गड़ा रहा है तो फिर नाटो की एकता का क्या मतलब रह जाता है? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने तो सीधे सीधे कह दिया कि नाटो ब्रेन डेड हो गया है, मतलब दिमागी रूप से मर चुका है। और अब फ्रांस की संसद में एक प्रस्ताव आया है कि फ्रांस को नाटो से बाहर निकलना चाहिए। ये प्रस्ताव वामपंथी पार्टियों ने दिया है, लेकिन इसके पीछे की भावना पूरे फ्रांस में फैल रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि फ्रांस को 2 चरणों में नाटो से अलग होना चाहिए। पहले नाटो की इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से बाहर निकलो, फिर पूरी सदस्यता पर पुनर्विचार करो। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प इतिहास है। फ्रांस ने ये काम पहले भी किया है। 1966 में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डगॉल ने नाटो की सैन्य कमान से फ्रांस को बाहर निकाल लिया था। डगॉल का कहना था कि अमेरिका नाटो को अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यूरोप की सुरक्षा के लिए नहीं। उन्होंने फ्रांस का अपना स्वतंत्र परमाणु कार्यक्रम शुरू किया और कहा कि फ्रांस अपनी रक्षा खुद करेगा। 43 साल तक फ्रांस नाटो की सैन्य कमान से बाहर रहा। 2009 में निकोला सरकोजी ने फ्रांस को वापस लाया। लेकिन अब फिर से वही सवाल उठ रहे हैं, क्या नाटो सच में यूरोप की रक्षा कर रहा है या सिर्फ अमेरिकी हितों की सेवा कर रहा है? फ्रांस अकेला नहीं है जो ऐसा सोच रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी खुलकर कहा कि ट्रंप की विदेश नीति गैर गंभीर और अस्थिर है। उन्होंने ये भी कहा कि इटली में जो 59 अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, उनकी भूमिका पर दोबारा विचार होना चाहिए। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज भी कह रहे हैं कि यूरोप को अपनी रक्षा खुद करने के लिए तैयार रहना होगा। अब सवाल उठता है, इस सब के बीच रूस यूक्रेन युद्ध का क्या होगा? फरवरी 2022 से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और नाटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब तक $100 बिलियन से ज्यादा की मदद दी जा चुकी है, हथियार, पैसा, खुफिया जानकारी, सब कुछ। लेकिन ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका इस युद्ध में और पैसा नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि यूरोप की समस्या यूरोप सुलझाए।
अब अगर अमेरिका पीछे हट गया तो यूरोप अकेले रूस का मुकाबला कैसे करेगा? यूरोपीय देश घबराए हुए हैं, इसीलिए वे अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने में लगे हैं। यूरोपीय संघ ने 2022 में स्ट्रेटेजिक कंपस नाम की एक योजना बनाई है। इसके तहत 2030 तक 5000 सैनिकों की एक रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स तैयार की जाएगी, जो किसी भी संकट में तुरंत लड़ने के लिए तैयार होगी। जर्मनी ने एक 100 बिलियन यूरो का विशेष रक्षा फंड बनाया है। पोलैंड ने अपना रक्षा बजट जीडीपी के 4% तक बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, सबसे मजेदार बात अभी बाकी है। इस पूरे घमासान के बीच सबसे बड़ा फायदा किसे हो रहा है? तो इसका जवाब है भारत को। जी हाँ, जैसे जैसे अमेरिका और यूरोप के रिश्ते खराब हो रहे हैं, वैसे वैसे यूरोप भारत के करीब आ रहा है। सोचिए, अमेरिका से रिश्ते अनिश्चित हैं, रूस से युद्ध चल रहा है, चीन पर निर्भरता खतरनाक है। ऐसे में यूरोप को एक भरोसेमंद साझेदार चाहिए और भारत इस भूमिका के लिए एकदम परफेक्ट है। पिछले कुछ महीनों में देखिए क्या क्या हुआ है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड मुद्दे पर भारत से समर्थन मांगा, जर्मनी के चांसलर भारत आए, फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा की योजना है और अब यूरोपीय यूनियन की प्रमुख अर्शुला फॉन डेर लेयन भारत आ रही हैं। ये सब महज संयोग नहीं है दोस्तों, ये एक रणनीतिक बदलाव है। अब बात करते हैं भारत यूरोप संबंधों की। पहली बात, यूरोपीय संघ पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023 में दोनों के बीच $140 बिलियन का व्यापार हुआ। यूरोप ने भारत में 160 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है और अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है, जो 2025 के अंत तक पूरी होने वाली थी। दूसरी बात, तकनीक के मामले में भारत और यूरोप मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाई गई है। ये वही काउंसिल है जो अब तक सिर्फ भारत अमेरिका के बीच था। इसमें AI, साइबर सुरक्षा, 5G जैसे मुद्दों पर काम होता है। भारत में 850 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल बाजार। हमारी UPI सिस्टम महीने में 14 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन करती है। ये दुनिया की सबसे सफल डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। यूरोपीय देश इसे अपनाने पर विचार कर रहे हैं। तीसरी बात, ऊर्जा और जलवायु। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। हमारे यहाँ राजस्थान में 245 मेगावाट की भाडला सोलर पार्क है, दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पार्क्स में से एक। ग्रीन हाइड्रोजन में भी भारत बड़े निवेश कर रहा है। यूरोपीय कंपनियां जैसे सीमेंस, श्नाइडर इलेक्ट्रिक भारत में भारी निवेश कर रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप को समझ आ गया कि रूसी गैस पर निर्भरता कितनी खतरनाक है। अब वे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत ढूंढ रहे हैं और भारत उनका साझेदार बन सकता है। चौथी बात, सप्लाई चेन। कोविड-19 के दौरान जब चीन ने सप्लाई चेन बंद कर दिए तो पूरे यूरोप में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की कमी हो गई। यूरोप अब समझ चुका है कि चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता खतरनाक है, इसलिए भारत उसके लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर रहा है। भारत दुनिया की 20% जेनेरिक दवाएं बनाता है और अब मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बन रहा है। एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं। रक्षा क्षेत्र में भी भारत यूरोप साझेदारी मजबूत हो रही है। फ्रांस से राफेल और स्कॉर्पियन पनडुब्बियां, जर्मनी से पनडुब्बी तकनीक और इटली की लियोनार्डो के साथ हेलीकॉप्टर सहयोग चल रहा है। इंडो पैसिफिक में यूरोप भारत को एक अहम रणनीतिक साझेदार मानता है। यूरोप की सबसे बड़ी समस्या चीन है, भारी व्यापार घाटा, रणनीतिक जोखिम और टेक्नोलॉजी निर्भरता। इसी वजह से चाइना +1 रणनीति में भारत सबसे फिट बैठता है। PLI स्कीम और स्थिर बाजार यूरोपीय कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं। नाटो पूरी तरह टूटेगा नहीं, लेकिन कमजोर जरूर होगा, क्योंकि यूरोप अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। दुनिया एक मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रही है और इस नई व्यवस्था में भारत एक अहम ताकत बनकर उभर रहा है। मल्टी अलाइनमेंट और ग्लोबल साउथ नेतृत्व की वजह से आने वाले सालों में भारत यूरोप संबंध और मजबूत होंगे। नाटो का संकट भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, बस हमें अपने घर को मजबूत रखना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।